नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, बमुश्किल 2 महीने रह गए हैं चुनाव आचार संहिता जारी होने के। 10 मार्च के आसपास चुनाव आचार संहिता जारी हो जाएगी। ऐसे समय में जब चुनाव सिर पर आ गया है, भारतीय जनता पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा झटका मिल रहा है। पार्टी में अंदरूनी झटके तो है ही, बाहरी झटके भी बहुत से हैं। और सबसे बड़ा झटका तो राम मंदिर उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा का है, जिसमें साधु संत, सन्यासी, मठाधीश, शंकराचार्य नहीं शामिल होंगे। उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की है कि हम इस इवेंट में, सियासी इवेंट में नहीं आएंगे। यह धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्य नहीं रह गया है, बल्कि चुनाव जीतने का एक ब्रह्मास्त्र बन गया है और इसमें हम नहीं आएंगे। स्वामी निश्चलानंद ने तो साफ साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय अगर किसी शंकराचार्य से प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती तो शायद बेहतर होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासी उद्घाटन तो करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन धार्मिक मामलों में उन्हें सामने नहीं आना चाहिए, उन्हें उद्घाटन कार्य नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उद्घाटन करेंगे, तो क्या हम हाथ जोड़ करके या हाथ से ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह कई शंकराचार्य, कई साधु संत, कई मठाधीश बाइकाट कर रहे हैं राम मंदिर उद्घाटन का, प्राण प्रतिष्ठा का। और सबसे बड़ा संकट तो पार्टी के अंदर उत्पन्न हो गया है। संकट कुछ इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कमेटी बनानी पड़ गई है और वह कमेटी सभी असंतुष्ट नेताओं को संतुष्ट करेगी, शांत करेगी, क्योंकि चुनाव सिर पर आया हुआ है। और अगर पार्टी में बगावत शुरू होती है, पार्टी के नेता पार्टी को छोड़ करके जाने लगेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि राज तिलक होते होते वनवास हो गया। अपनी व्यथा को उन्होंने किस तरह से उजागर किया है, इससे मध्य प्रदेश की जो शिवराज सिंह का समर्थन करती है, खास करके महिलाएं, सब व्यथित हैं, परेशान हैं, नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने की बात कर रही हैं। तो पार्टी के अंदर ही असंतोष जब उत्पन्न हो गया है, तो इसे कैसे शांत करेंगे और कैसे महिलाओं को मनाएंगे, कैसे मतदाताओं को मनाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को वर्षों से वोट देते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के 38-39 घटक दल हैं, जबकि इंडिया के 28 घटक दल हैं और 29वां घटक दल मायावती बनने के लिए लगभग राजी हो गई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28, 38, 29 घटक दलों में कई दल तो इतने छोटे हैं कि उनका एक भी सांसद लोकसभा या राज्यसभा में नहीं है, जनाधार उनका नहीं है। सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिहाज से वे घटक दल शामिल हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े घटक थे, वे सब छोड़ करके जा चुके हैं। नीतीश कुमार जो बड़े घटक दल के रूप में थे, महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी को धत्ता बता करके अलग हो गए। और एनडीए छोड़ने का सबसे बड़ा कारण कि जिस मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके हुए जीते हुए विधायकों ने, उन्हीं मुख्यमंत्री के नीचे की जमीन
खिसकाना चाहते थे। नीतीश कुमार के विधायकों को तोड़ करके अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन जब इसकी भनक नीतीश कुमार को लगी तो उन्होंने रातों रात गठबंधन को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय बोल करके राष्ट्रीय जनता दल से समझौता कर लिया और एक महागठबंधन बनाया बिहार के स्तर पर। तो घटक दल में जो सबसे बड़े घटक दल जिताऊ नेता थे वो जा चुके हैं, उसमें से नीतीश कुमार पहले नंबर पर। अकाली दल भी इनका साथ छोड़ चुका है किसान आंदोलन के समय से ही। अकाली दल की व्यथा ये है कि उसे बुला रहे हैं फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन वो आने को तैयार नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं तैयार हो रहा है? क्योंकि उसे लग रहा है, आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है, इसलिए वह फिर से एनडीए में शामिल होने से इनकार कर दिया है। किसान आंदोलन तो खत्म हो गया, किसानों की वाजिब मांगे भी मान ली गई हैं, हालांकि पूरी मांगे नहीं मांगी हैं और फिर से 13 जनवरी से किसान आंदोलन शुरू होने जा रहा है। लेकिन मुख्य मांग मानी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का घटक दल बनने को तैयार नहीं है। AIDMK जो कि तमिलनाडु की पार्टी है, डीएमके की प्रतिद्वंदी पार्टी है, वो भी अलग हो गई। वजह सनातन धर्म का महिमा मंडन, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन। दक्षिण में राम को कोई महत्व नहीं है, राम को कोई ईश्वर का अवतार नहीं मानता है, राम की कोई पूजा नहीं करता है और राम के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ वहां पर बहुत जागरूकता हो गई है। पेरियार के समय से ही तमिलनाडु हिंदू धर्म को नहीं मानता है, सनातन धर्म को नहीं मानता है और राम, कृष्ण, शिव जितने भी इनके ब्रह्मा देवी देवता हैं, इनका बहिष्कार जब पेरियार ने किया था तभी से अब तक बहिष्कार ही हुआ है, कोई इनका नाम लेवा नहीं है। और जब सनातन धर्म के खिलाफ दयानिधि स्टालिन ने कमेंट किया था कि सनातन धर्म कोरोना की तरह है, डेंगू की तरह है और महामारियों की तरह है, इस तरह का कमेंट किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों के 4 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से सनातन धर्म का महिमा मंडन किया और दयानिधि स्टालिन के बजाय पूरे इंडिया गठबंधन को लपेट लिया था, तो इससे AIDMK खफा हो गई। सनातन धर्म के पक्ष में वो कोई आवाज नहीं सुनना चाहती है। सनातन धर्म की विरोधी AIDMK भी है और DMK भी है। तो AIDMK गठबंधन भी इनसे अलग हो गया, इनके गठबंधन से, NDA से अलग हो गया। और इसी तरह से कई घटक दल इनके अलग हो गए और अभी हाल में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से संपर्क किया और उन्हें NDA में शामिल करने के लिए विनती किया, प्रार्थना किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन उन्होंने सिरे से नकार दिया कि हम NDA गठबंधन में नहीं आएंगे। और हो सकता है कि जब NDA गठबंधन में नहीं आ रहे हैं तो वो इंडिया गठबंधन में आ जाए, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं उड़ीसा से। तो घटक दल भी उनके साथ से निकल गए। एक झटका ये भी रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और दूसरा कोई घटक दल बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा। केसीआर भी इनके घटक दल में नहीं आना चाहते हैं, उनसे भी मन्नतें की जा रही हैं लेकिन वे इनकार कर रहे हैं। वैसे भी केसीआर का सियासी बावजूद बौना हो चुका है जब से राहुल गांधी ने तेलंगाना को जीता है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक नहीं अनेक संकट हैं और जिस तरह से मायावती ने भी आजकल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ साफ मना कर दिया कि हम NDA गठबंधन में नहीं आएंगे और इंडिया गठबंधन में आने के लिए संकेत दे रहे हैं और अंदर ही अंदर सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। इंडिया में आने की पूरी
भूमिका बन चुकी है मायावती की। किसी भी दिन ऐलान कर सकती है और इंडिया का घटक दल बन सकती हैं। 29वीं पार्टी बहुजन समाज पार्टी बन सकती है इंडिया के घटक दल के रूप में। और अगर अभी नहीं तो चुनाव आचार संहिता जारी होने के तुरंत बाद मायावती इंडिया में आ जाएंगी, क्योंकि उस समय चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ईडी, आईटी, सीबीआई का कोई खौफ नहीं रह जाएगा और उन्हें पता है कि इंडिया जीतने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए इनका खौफ दूर हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और अभी तक उसी सीबीआई, ईडी, आईटी के आधार पर मायावती का सियासी कद बौना कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह ने। डर के कारण न तो वे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ सकी ढंग से और न अपना प्रचार कर सकी और न पार्टी को आगे बढ़ा सकी। लेकिन अब वो डर खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने तो बहुत पहले कह दिया था, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कह दिया था कि डर के आगे जीत है, डरिए नहीं। नितिन गडकरी जो कि मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, सड़क मार्ग मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विष कन्या के समान है। विष कन्या, नागिन के जहर के समान है भारतीय जनता पार्टी। तो पार्टी का इतना बड़ा कद्दावर नेता जो कि पार्टी का अध्यक्ष भी रह चुका है और आज भी नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में है, अगर वो खुल करके पार्टी को विषकन्या कह रहा है तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का संकट कितना बड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा जो कि बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, ओबीसी समाज के, कुशवाहा मौर्य समाज के नेता हैं, इनकी बातों से भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खफा हैं। एनडीए घटक दल में शामिल थे। हमें लगता है कि एनडीए घटक दल को छोड़ करके वो इंडिया घटक दल में आने वाले हैं, क्योंकि जब समुद्र में जहाज डूबने वाली होती है तो सबसे पहले उसके चूहे निकल करके कहीं और चले जाते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नाव डूबने वाली है 2024 में, इसलिए वो भी एनडीए गठबंधन को धत्ता बताना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। इसी तरह से बहुत से नेता हैं जो कि असंतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए। रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री थे, आईटी मंत्री थे, इन्हें लंबे अरसे से मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। बिहार के कद्दावर नेता हैं, जयप्रकाश नारायण के शिष्य हैं। 1977 में जब घटक दल की सरकार बनी थी तो उस समय इनका बड़ा रोल था। जेपी क्रांति जो समग्र क्रांति थी जयप्रकाश नारायण की, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। और ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष हैं। तो एक कद्दावर नेता को जिस तरह से मंत्रिमंडल से अलग किया गया है, पार्टी में कहीं पूछ नहीं है, प्रवक्ता के रूप में भी उन्हें नहीं पूछा जा रहा है, वो भी नाराज बैठे हुए हैं। इसी तरह से वरुण गांधी तो खुल्लम खुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। किसान आंदोलन के समय से ही मुखर हो गए हैं। न सिर्फ वरुण गांधी, मेनका गांधी भी असंतुष्टों में आती है। वरुण गांधी, मेनका गांधी, माँ बेटे को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी में। और वरुण गांधी और राहुल गांधी में जो ट्यूनिंग बनी है, जो संपर्क हो रहे हैं, बीच बीच में कभी कभी संपर्क होते हैं, उससे लग रहा है कि वरुण गांधी भी, मेनका गांधी भी इंडिया गठबंधन में कभी भी आ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। सुब्रमण्यम स्वामी अरसे से भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की नींव खोदने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जा सकती है, न की गई थी, न की जाएगी। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संकट, जो अंदरूनी संकट है वो तो बड़ा है ही, लेकिन उससे बड़ा संकट जो है वो है इनका राम मंदिर का एजेंडा, प्राण प्रतिष्ठा का एजेंडा,
जो इन्होंने सियासी एजेंडा बना दिया था, यह एजेंडा भोथरा हो रहा है। यह एजेंडा तीसरी बार शपथ नहीं दिलवाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का अहंकार है कि जो कुछ करेंगे सब हम ही करेंगे। मंदिर का शिलान्यास करना हुआ था, नींव रखनी थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में किया था, 5 अगस्त 2020 को। किसी को नहीं पूछा था। फोकस कैमरे का सिर्फ उनके ऊपर, और वही इस समय करना चाहते हैं 22 जनवरी को भी। और इस बात से शंकराचार्य, मठाधीश, साधु संत खफा हैं, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रमों के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा का काम नहीं हो रहा। आधे अधूरी मंदिर का शिलान्यास का उद्घाटन किया जा रहा है। अभी कम से कम 5 साल तक और बनेगा, तब जाकर के मंदिर बन करके पूरी तरह से तैयार होगा। खंडित है मंदिर अभी, और हड़बड़ी में किया जा रहा है यह सब, क्योंकि चुनाव जीतना है 2024 का। तो हम ये सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय से, कि अभी तो उद्घाटन 22 जनवरी को किया जा रहा है। जब पूरा मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा तो क्या दोबारा भी उद्घाटन किया जाएगा? और यदि दोबारा उद्घाटन नहीं किया जाएगा, दोबारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाएगी, तो दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल जो बनने वाली है मंदिर, तो वो देवी देवता और वो भगवान राम की जो और मूर्तियां होंगी, उनमें प्राण प्रतिष्ठा क्या नहीं हो पाएगी? क्या बगैर प्राण प्रतिष्ठा के मूर्तियां विराजमान की जाएंगी? बहुत से सवाल हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाते हैं, और इसी वजह से साधु संत और वैदिक अनुयायी हिंदू, जो कि असली हिंदू हैं, कट्टर हिंदुओं को छोड़ करके, ये लोग राम मंदिर उद्घाटन का समारोह का बायकॉट कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बेसिस पर चुनाव जीत पाएंगे, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। और इनका एक और संकट है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है 14 जनवरी से। मंदिर के उद्घाटन के पहले ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, और ये न्याय यात्रा पिछले भारत जोड़ो यात्रा से कई गुना आगे है, क्योंकि ये चुनाव के वक्त हो रहा है और इसके दायरे में 15 राज्य आ रहे हैं। 6,700 किलोमीटर चलेंगे राहुल गांधी। पिछली बार 4,000 किलोमीटर चले थे। 67 दिन में जब यात्रा ये पूरी होगी, मणिपुर से लेकर के मुंबई तक, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के 11 राज्य आएंगे, जहां पर की सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, और 4 सरकारें ऐसी हैं जो विपक्ष की हैं। तो जो डबल इंजन की सरकारें हैं, उन क्षेत्रों से जब रथ यात्रा गुजरेगी और वहां के निवासी मतदाता राहुल गांधी का स्वागत करेंगे, अपार भीड़ जब इकट्ठा होगी, जनसैलाब इकट्ठा होगा, तो उसका अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर, वोट पर। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 राज्य जो हैं, क्या वे एक मुश्त वोट इंडिया को नहीं देंगे? हमें तो लगता है कि जब जन समर्थन उमड़ पड़ेगा बीजेपी शासित राज्यों का न्याय यात्रा के दौरान, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना मायूस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कि हो सकता है कि जब यात्रा बनारस तक पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसी आशंका हम ही नहीं, बहुत से पत्रकार, विश्लेषक जाहिर कर रहे हैं। तो पार्टी के सामने जो संकट है, आसन्न संकट इसे माना जाएगा, जिसे कि जल्दी से सलटाया भी नहीं जा सकता। कमेटी तो बना दिया गया है कि असंतुष्ट नेताओं को संतुष्ट किया जाए, शांत किया जाए, मनाया जाए, लेकिन क्या कमेटी मना पाएगी सारे नेताओं को, जितने भी असंतुष्ट हैं? मैंने जितने नाम लिए असंतुष्ट नेताओं की, उससे बड़ी कतार है। तो साथियों, ये रहा आज का विश्लेषण।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सबका सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक जा सके।